Hello all of you, welcome back to my channel अनंत सॉल्यूशन। आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है संख्याओं 1, 2, 3, 4 इस अप टू 98, 99, 100 मतलब 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से लेकर के 98, 99 और 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की कितनी संख्या होगी इसको हमको बताना है। सबसे पहले इस शून्य का निर्माण कैसे होता है वो भी गुणा करने पर, ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम किसी भी सम संख्या को 5 से गुणा कर दें। किसी भी सम संख्या को हम 5 से गुणा कर दें तो ये ज़ीरो का या शून्य का निर्माण होता है। ठीक है। और शून्य का गुणा हम किसी भी संख्या से कर दें, किसी भी संख्या से कर दें तो उसका मान शून्य होता है। लेकिन यहाँ पे शून्य का निर्माण पहले ही हो गया है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शून्य का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि हम 5 का गुणा किसी सम संख्या से कर दें तो शून्य का निर्माण होता है। ये सम संख्या 2, 4, 6, 8 हो सकता है। और शून्य कर दें तो ये शून्य कर देंगे तो वो तो ऑलरेडी निर्माण हो गया वाला बात हो जाएगा। इसलिए 2, 4, 6, 8 ज़्यादा बेहतर है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अंत में जो संख्या है 100, इस 100 में हम 5 का भाग दे देंगे। 100 में हम 5 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा 20 मिलेगा। अब इस 20 में हम फिर से एक बार हम भाग दे देंगे 5 का, तब हमको क्या मिलेगा, इस बार 4 मिलेगा। अब 4 में हम 5 का भाग करेंगे तो पूरी तरीक़ा से विभाजित नहीं होगा, इसलिए अब यहाँ से हमको आगे भाग नहीं देना है। अब इसके बाद पहला बार हमने जो भाग दिया उसमें जो आया है भागफल और दूसरा बार भाग देने पे जो आया है भागफल, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ देंगे दोनों को तो हमको क्या मिलेगा, ये 20 और ये 4 हो जाएगा ये 24। तब इसका उत्तर होगा 24। 24 शून्य होंगे, ये इसका उत्तर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा 10 का घात n ऋण 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा, ये हमको बताना है। तो इसके लिए एक सूत्र है 9 गुणा x। यहाँ पे x का मान है 9 कितने बार आता है ये उसका मान है। 9 कितने बार आता है उसका मान x है। तो ये होगा 9 गुणा x बराबर जो योग है उसके बराबर ये होगा 4707 के बराबर होगा। इसमें हम मान रख देंगे तो हमको x का मान मिलेगा 523। यहाँ पे रख दिए हैं, ये x का मान मिलेगा हमको 523। 4707 में हम 9 का भाग देंगे, दोनों पक्षों में 9 का भाग देंगे, ये 9 कट जाएगा। इधर 4707 में 9 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा 523। तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर B 523 होगा, मतलब n का मान यहाँ पे होगा 523। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है प्राकृत संख्या n के लिए n का घात n ऋण n, ये n का घात n दिया है तो ये n का घात 3 ऋण n ये सही है। सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा इसको हमको बताना है। तो हम इसमें सीधा सीधा मान रख सकते हैं। सबसे पहले हम n का मान 1 रखेंगे तब इसका मान आएगा 0। n का मान हम 2 रखेंगे तो इसका मान आएगा 6। n का मान 3 रखेंगे तो इसका मान आएगा 24। n का मान 4 रखेंगे तो इसका मान आएगा 60। अब हम देखते हैं आगे
n का मान हमने 1 रखा तो मान आया है 0, n का मान हमने 2 रखा तब मान आया है 6, n का मान 3 रखने पर मान आया है 24, 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 24, n का मान 4 रखने पे मान आया है 60, 60 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 10। तो हम देखते हैं कि चारों में 6 कॉमन है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो 0 है, 6 नहीं है, तो कहाँ तो यहाँ पे 0 में हम 6 का भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा और आएगा 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन से मतलब है यही कि हम 6 का भाग देंगे इन चारों में तो विभक्त होना चाहिए। तो 0 में हम 6 का भाग देंगे तो पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगा, 6 में हम 6 का भाग देंगे पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगा, 24 मतलब 6 गुणा 4 में हम 6 का भाग देंगे पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 6 गुणा 10 या 60 इसमें हम 6 का भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 होगा जिससे ये पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगा। n का घात 3 ऋण n, n का घात 3 ऋण n, ये 6 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगा। यही 6 बड़ी से बड़ी संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं, ये 6 b आएगा, b 6। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 का घात 4n ऋण 4 का घात 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा, इसको बताना है। तो इसके लिए एक सूत्र है उसको याद रखना है, x का घात n ऋण y का घात n, ये हमेशा x माइनस वाई से मतलब x ऋण y से विभक्त होगा। इसके लिए शर्त है n कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हमको दिया है 3 का घात 4n, 3 का घात 4n ऋण 4 का घात 3n, इसको हम सबसे पहले सरल कर लेते हैं। तो सरल करने पे हमको मिलेगा ये 3 का घात 4, फिर इसका पूरे का घात n, फिर ऋण, फिर यहाँ से कोष्टक 4 का घात 3, फिर ये पूरे में लगेगा कोष्टक, फिर इसका घात n। ये इस प्रकार से इसको सरल करेंगे तो आएगा। फिर इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको हल करने पे हमको मिलेगा 81 का घात n, फिर ऋण, इसको हल करने पे हमको मिलेगा 64, ये 64 का घात ये होगा n। तो ये अब इसी के जैसे हो गया, x का घात n ऋण y का घात n, इसी के जैसे हो गया। यहाँ पे x का मान है 81 और y का मान है 64, तो ये हमेशा x माइनस वाई से विभक्त होगा, मतलब हम 81 में से 64 को घटा देंगे। तो 81 में से 64 को घटाने पे हमको मिलेगा ये 17, तो ये 17 से पूर्णतः विभक्त होगा, तब इसका उत्तर होगा B 17। अब इसके बाद अगला प्रश्न है यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हों कि a b बराबर 0, तो इसमें दिया है 4 कथन, चारों में से कौन सही होगा। पहला है a बराबर 0 तथा b बराबर 0, b है a बराबर 0 अथवा b बराबर 0 या फिर दोनों में से प्रत्येक 0, c a बराबर 0 तथा b बराबर नहीं 0, d b बराबर 0 तथा a बराबर नहीं 0। इसमें से कौन इसका सही उत्तर होगा, इसको हमको बताना है। तो इसमें हमको दिया है ए बी बराबर 0, यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसके 3 शर्त बनता है। पहला, a का मान 0 होना चाहिए, b का मान कुछ भी हो तो इसका मान 0 होगा। दूसरा शर्त बनता है b का मान 0 हो और a का मान कुछ भी हो, तब भी इन दोनों का गुणनफल 0 होगा। और तीसरा शर्त ये बनता है a का मान 0 हो और b का मान 0 हो, दोनों का मान 0 हो और दोनों का गुणा कर दें तब भी इसका मान 0 के बराबर आएगा। तो ऐसा शर्त किस में है, ऐसा शर्त b में है, जो तीनों का पालन कर रहा है। बी ऑप्शन होगा इसका उत्तर।
ए बराबर शून्य अथवा बी बराबर शून्य, दोनों में से प्रत्येक शून्य। ये कंडीशन सही है, ये शर्त। पांचवा का ये उत्तर ये बी होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहां बी इज ग्रेटर देन शून्य या बी का मान बड़ा हो शून्य से, तो बी का मान बड़ा हो शून्य से, तो दो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि ए बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ शून्य बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है आर से, आर छोटा होगा बी से। ये एक पहला शर्त है। दूसरा बी बराबर स्मॉल बी बराबर ए क्यू प्लस आर या धन आर, जहाँ शून्य इज लेस देन आर इक्वल बी। सी बी बराबर आर क्यू प्लस ए, जहाँ शून्य इज लेस देन बी। और डी है इनमें से कोई नहीं, इसको हमको बताना है। तो यहाँ पे हमको दे दिया गया है बी का मान शून्य से बड़ा होना चाहिए, ये दिया गया है शर्त में हमको पहला। क्यू और आर ये पूर्णांक है दोनों, और ये किस प्रकार से होंगे इसको हमको बताना है इन दिए गए शर्तों के अनुसार से। तो यहाँ पे तो एक चीज़ क्लियर है, बी का मान शून्य से बड़ा होना चाहिए, ए का मान शून्य से छोटा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दिए गए शर्तों के अनुसार से हम Q तथा R का मान निकालेंगे, तो इनका भी मान पूर्णांक में आना चाहिए। यदि पूर्णांक में नहीं आ रहा है तो वो शर्त लागू नहीं होगा। तो हम पहला कंडीशन पे आते हैं। पहला कंडीशन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये पहला कंडीशन है बी क्यू प्लस आर। इसके लिए शर्त है 0 इज लेस देन आर इक्वल आर इज लेस देन बी। तो आर का मान बी से छोटा होना चाहिए और बी का मान शून्य से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ है शर्त में कि आर का मान शून्य के बराबर भी हो सकता है, ये है यहाँ पे। तो मान लेते हैं अभी हम आर का मान ये शून्य है, शून्य मान लेते हैं। तब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, क्यू का मान निकालना है तो आर का मान तो शून्य हो गया, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्यू का मान ए बटा बी बराबर क्यू, ए बटा बी बराबर क्यू, ये हमको मिलेगा यहाँ से। तो हमको क्यू का मान पूर्णांक में होना चाहिए, क्यू का मान पूर्णांक में होना चाहिए, तब ये जाकर के कंडीशन सही होगा। यदि ऐसा आ जाता है तो देखते हैं। बी का मान यहाँ पे शून्य से बड़ा होना चाहिए, दे दिया गया है शून्य से बड़ा होना चाहिए, और वो भी पूर्णांक में। तो शून्य से बड़ा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये इस प्रकार से आगे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अभी 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 1 है। तो हम a में 1 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा ये a मिलेगा, और a एक स्वयं एक पूर्णांक है, ये प्रश्न में हमको दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ए होना चाहिए। बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सही आ गया तो निश्चित तौर पे ये 3 ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इसलिए इनमें से सभी रहता तो हम सबको चेक करके देखते कि और क्या इसमें सही हो सकता है, या इनमें से कोई 2 सही है करके दिया रहता तो, लेकिन ऐसा कंडीशन इसमें नहीं है, इसलिए आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका उत्तर ए होगा। अब यहाँ से आगे अगला प्रश्न है संख्या 246 का घात शून्य का इकाई का अंक कितना होगा। ये इकाई का अंक निकालने के लिए मैंने बताया था बहुत पहले भी, लेकिन इसमें घात शून्य वाला नहीं था शायद, इसको बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं। किसी भी संख्या का घात यदि शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, और 1 है तो निश्चित तौर पे उसमें इकाई का अंक 1 ही होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसका ध्यान रखना है। ये शून्य वाला घात उसमें नहीं आया था, लेकिन बताने की भी ज़रूरत नहीं था, फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जितने भी बताया गया है प्राकृत संख्या के लिए बताया गया था, लेकिन यदि घात शून्य है तो ये घातांक के नियम में है
घात शून्य रहता है तो उसका मान हमेशा 1 रहता है, इसलिए इसमें इकाई का अंक 1 ही होगा। उत्तर बी होगा, इसका उत्तर 1 होगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।